जय हिंद सभी को। मैं अमरजीत सर। आज की वीडियो में बोली जाने वाली सारी बातें किसी भी जाति, किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोली गई हैं। ये बातें किताबों से ली गई हैं। जो भी किताबों में लिखा गया है वही मैंने आज यहाँ पर बताया है। तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए बातें नहीं बोली गई हैं। जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। बच्चों, हमारा ये पार्ट नंबर 4 है और ये इस चैप्टर का यानी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 का लास्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो 3 वीडियोस मैंने अपलोड करी थी इस चैप्टर की, वो सारी वीडियोस आप लोग को बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर किसी को डाउट होता है किसी क्वेश्चन को लेकर तो वो कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। चलो ठीक है, देखते हैं इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पिछले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में। प्रारंभिक यानी ऋग वैदिक काल के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें थी, समाज कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वो बहुत अच्छे से बता दिया था मैंने, नोट्स भी दे दिए थे। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक, यानी कि मैंने बताया था जो वैदिक सभ्यता थी उसके 2 काल थे, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। इससे पहले हमने ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ लिया था। तो अंतर देखो जरा बच्चों क्या है इसमें कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें हुई, इससे पहले मैंने ऋग वैदिक काल के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक जो है वैदिक सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक सभ्यता का काल आया, उत्तर वैदिक काल आया। और इसमें क्या हुआ, इसकी समय सीमा जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी गई है। यानी कि इससे पहले वाला जो काल था ऋग वैदिक काल, वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी गई थी। ठीक है, तो चलो देखो, हीरो और हीरोइन बन जाओगे, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, तो चलो देखो, इसमें 3 वेद यानी कि शुरुआत वाले में सिर्फ ऋग्वेद के बारे में बता रखा है। शुरुआत वाले काल में, ऋग्वैदिक काल में, इसमें क्या है, यानी जो 1000 से 600 ईसा पूर्व की कहानी जो बता रहा है, इसमें क्या है कि इसमें 3 वेदों के बारे में बता रखा है। यजुर्वेद मतलब सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। तो चलो देखते हैं इसके अंदर है क्या, कि सबसे पहले हम इसमें जानने वाले हैं राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आया। यानी कि जो ऋग वैदिक काल था उसमें क्या चीज़ें थी वो मैंने पहले बता दिया। उसके बाद राजनीति में देखा गया क्या क्या परिवर्तन आया। तो इसमें देखो क्या हुआ, इसमें राजा जो शक्तिशाली हो गए। पहले क्या थे, ऋग्वैदिक काल में राजा जो थे वे स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते थे, यानी कि अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या हुआ कि राजा जो है अपनी इच्छा से कार्य करने लग गए, शक्तिशाली हो गए और बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लग गए और इनकी भूमिका जो हो गई वो महत्वपूर्ण मानी जाने लगी। ठीक है, पहले सभा और समिति में लोगों से जानकारी ली जाती थी, राजा जो था लोगों से परामर्श करते थे। लेकिन इस टाइम पे ये स्वेच्छाचारी हो गए, यानी अपनी इच्छा से काम करने लग गए और जो है बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लग गए थे। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ क्या है, दूसरा मैंने राजनीति के बारे में बता दिया, राजाओं वगैरह की क्या भूमिका थी। और यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया, तो वो देखो जरा, इसमें छोटे ग्राम जो थे वो बड़े ग्राम बन गए, छोटे छोटे ग्राम जो थे वो बड़े बड़े ग्रामों का रूप ले लिया उन्होंने। ठीक है, और जो बड़े ग्राम थे उन्होंने नगरों का रूप ले लिया। ठीक है, पहले जो छोटे गांव हुआ करते थे वो बड़े गांव के रूप में बन गए और जो बड़े बड़े गांव थे अब यहाँ चलकर इस वाले काल में, उत्तर वैदिक काल में, वो नगर बन गए यानी बड़े हो गए। ठीक है, इस टाइम पे वर्ण व्यवस्था तो है ही, लेकिन साथ साथ जाति व्यवस्था भी है। जो जाति प्रथा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जातियां आ गई अब यहाँ पे। ठीक है, वर्ण तो मैंने आपको पिछले में बता दिया था, ऋग्वैदिक काल में भी वर्ण थे। जो 4 वर्णों के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। तो यहाँ पे क्या है, जरा ये ध्यान से देख लेना, यहाँ पे जाति प्रथा भी जो है बहुत ज़्यादा आने लग गई थी। जातियों में बांट दिया गया लोगों को। 4 वर्ण तो था, उसके अलावा जातियों में भी लोगों को जो है रख दिया गया। इसमें जो है स्त्रियों की स्थिति बहुत बेकार हो गई थी। जो मैंने ऋग्वैदिक काल बताया था, शुरुआती वाला काल, ठीक है, उसमें स्त्रियों की जो स्थिति थी अच्छी थी, उसमें सभा में भी शामिल हो सकती थी स्त्रियां। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। ठीक बा, तो चलो देखो, नई नई प्रथाएं आ गई थी यहाँ पर, लोगों का दिमाग भंड हो गया, सोचकर ऐसी ऐसी प्रथाएं आई। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे कैसी कैसी प्रथाएं आई। बच्चों देखो, तो पहले तो अभी हम जानेंगे पहले आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आया। तो यहाँ पे लघु उद्योग यानी छोटे छोटे उद्योग भी शामिल हो गए, उद्योगों का विकास होता चला गया। यातायात यानी कि आना जाना जो है ये अलग अलग चीज़ों से होने लगा। ठीक है, अनेक शिल्पों का विकास हुआ, यानी कि यहाँ पे औजार वगैरह जो बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं शिल्प के तौर पे जो हाथों से वस्तुएं बनाई जाती थी उनका भी विकास हुआ। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों का विकास होता चला गया।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस काल में स्त्रियों की स्थिति जो है वो निम्न हो गई, यानी कि मैंने बताया ना जैसे स्त्रियों की स्थिति जो है बेकार होती चली गई थी। और अथर्ववेद जो है ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या बता रखा है कि अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, यानी कि अथर्ववेद बोलता है कि भाई पुत्र जरूरी होते हैं, पुत्रियां जरूरी नहीं है समाज के लिए। तो ये सोच थी वहाँ पे, ये हमारे अथर्ववेद में है। तो ये सारी चीज़ यानी पुत्र को महत्वपूर्ण माना जाता था। देखो तो यही चीज़ है ना कि स्त्रियों की यानी पुत्रियों की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार होती चली गई थी। किसको महत्वपूर्ण माना सबने, ये माना पुत्रों को। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे क्या होगा, लड़का हो लड़की हो सब लोग समान हैं, सभी समान होते हैं, कोई लिंग भेदभाव नहीं है आज के टाइम पे। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी हो गई है। चलो अब क्या है, यहाँ पे कन्याओं को बेचना, यानी कि सारी चीज़ें लिखी हुई हैं किसमें, अथर्ववेद में दी हुई हैं सारी चीज़ें। कन्याओं को बेचना ये सारे कार्य हुआ करते थे। उत्तर वैदिक काल में दहेज प्रथा आ गई और अच्छी स्त्री, देखो यहाँ पर एक बात साफ साफ बोली गई थी अथर्ववेद के अंदर कि अच्छी स्त्रियाँ वही हैं जो उत्तर नहीं देती, यानी कि जो जवान नहीं लड़ाती हैं। तो ये तो अजीब सी सोच हो गई कि हाँ, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, ये जो लिखी हुई चीज़ है मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि अच्छी स्त्री वही है जो उत्तर नहीं देती, यानी कि जवान नहीं लड़ाती या चुपचाप रहती है, यानी पर्दा में रहे। पर्दा प्रथा थी उस टाइम पे, सती प्रथा थी, तो अजीब सी व्यवस्थाएं थी उस टाइम पे। कहीं कहीं पर सती प्रथा और स्त्रियों को पर्दा प्रथा भी जो है करना पड़ता था। पर्दा प्रथा क्या होता था कि घूंघट में रहना पड़ता था, स्त्रियां जो है बाहर नहीं जा सकती थी। तो ये तो बहुत मतलब कह सकते हैं कि कुप्रथाएं चलती थी। कुप्रथाएं यानी कि बहुत बेकार व्यवस्थाएं थी स्त्रियों के लिए समाज में उनकी निंदा की जाती थी। तो सती प्रथा है, सती प्रथा एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें पति की मृत्यु के बाद स्त्री को जिंदा ही उसकी चिता पर बैठा दिया जाता था और जला दिया जाता था। और ये विधि विधान के साथ होता था। स्त्रियां जो है इनमें जो उनकी घर की स्त्रियां ही उस स्त्री को लेकर आती थी जिसके पति की मृत्यु हो गई, और खुशी खुशी उसको जो है चिता पर बैठाया जाता था। और सोचना चाहिए ना कि उस स्त्री के ऊपर क्या चीज़ें बीतती थी, क्या होता होगा उस स्त्री का। तो इतना दर्द सहन करना पड़ता होगा उस टाइम पे महिलाओं को, और पर्दा प्रथा में रहना पड़ता था। और ढोल नगाड़े बजाते हुए लोग जो है इन स्त्रियों को, जो मासूम होती थी, एक तो कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी, पति की मृत्यु के बाद उनको जिंदा चिता पर बैठा दिया जाता। तो ये बहुत बेकार प्रथा थी जिसका अंत जो है अंग्रेजों के माध्यम से बोल सकते हैं कि कानून के द्वारा इसका अंत कर दिया गया था। और यहाँ पर देखो जरा क्या है, पर्दा प्रथा का अंत किया गया, ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे पिता की संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था, यानी पिता की संपत्ति पर स्त्री का या पुत्री का कोई भी हक नहीं होता था। ये सारी चीज़ें बोली गई थी इस टाइम पे। और ये चीज़ याद रखना कि 2005 में जो है इसके ऊपर कानून बनाया गया। ये चीज़ तो बहुत अच्छी की गई कि अब स्त्री मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही परिवार में बराबर बराबर हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी भेदभाव नहीं है। ये चीज़ तो बहुत अच्छी कर दी गई है सरकार के माध्यम से। चलो ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, प्रारंभ में 4 वर्ण थे, ये लोग सब, ये तो सब जानते होंगे। वर्ण कौन कौन थे बताओ जरा, मन में जरा गुनगुनाओ। ठीक है, वर्ण कौन से थे, तो आपके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये जो वर्णों में बांटा गया था। पर बाद में क्या हुआ कि बहुत सारी जातियां आई आगे, धीरे धीरे समय दर समय 3000 जातियां जो हैं सामने आ गई। धीरे धीरे करते करते बहुत सारी जातियों में लोगों को बांट दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ, 4 आश्रम में लोगों को बांटा गया, 4 आश्रम में जीवन को बांटा गया। मनुष्य का जीवन ऐसा माना जाता था उस टाइम पे कि एक मनुष्य जो है वो 100 वर्ष तो जीता ही जीता है। तो 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया था। आश्रम पद्धति बोला जाता है इसको, पेपर में कई बार पूछा जाता है आश्रम पद्धति क्या है, तो जान लो जरा आश्रम पद्धति क्या है। तो 100 वर्ष आयु मानी गई किसी व्यक्ति की, तो वो क्या करेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको इनका पालन करना होता था, आश्रम पद्धति का पालन करना होता था। तो क्या था इसमें देखो, 100 वर्ष माना गया, यानी कि 1 से 25 साल की उम्र में वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। विद्यार्थी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। ठीक है, उसमें बांध दिया गया था लोगों को, और ये पालन करना ही करना पड़ता था समाज में उस टाइम पे, उत्तर वैदिक काल में। तो बड़ी बेकार व्यवस्थाएं थी। तो 1 से 25 जो है उम्र ब्रह्मचर्य का पालन करे, 25 से 50 गृहस्थ जीवन जिए, यानी पति पत्नी वाला जीवन जिए, 25 से 50, और 50 से 75 जो है वानप्रस्थ, यानी पत्नी के साथ वो चला जाए जंगल में। ठीक है, जंगलों में अपना जीवन बिताए, वो सारी चीज़ें। और 75 से जो है 100 वो सन्यासी बन जाए। ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो क्या बन जाए, सन्यासी बन जाए। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी की गई है कि आज ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे समाज के अंदर, आप स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, और आज हम यहाँ पे खुल के जी सकते हैं, अपनी
बोल सकते हैं कि यहाँ पर सरकार ने हमें हर सारी वो चीज़ें दी रखी हैं जो हमारी आवश्यकता के अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, मैंने सारे बच्चों को समझा दिया है अच्छे से। ये सारी चीज़ें देख लेना। और बच्चों देखो लास्ट पार्ट था, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आप लोग साथ दें, जरूर साथ दें, साइमन क्लास को बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाएं, अपना प्यार दें, मुझे अपना प्यार दें, साइमन क्लास को अपना प्यार दें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर। थैंक यू।